आपको मालूम है ये आइडिया कहाँ से आया कांग्रेस के पास कि पत्रकारों को प्रतिबंधित करना चाहिए? कहाँ से? ये आइडिया माननीय रवीश कुमार जी का आइडिया है। उन्होंने कहा था कि विपक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी से तभी जीत सकता है जब वो गोदी मीडिया को प्रतिबंधित कर दे। दुनिया का एक चैनल है NDTV, जिसकी लॉन्च पार्टी प्रधानमंत्री कार्यालय यानी प्रधानमंत्री के निवास के लॉन में होती है, वो एनडीटीवी है। दुनिया का एक चैनल बता दीजिए जिसने राष्ट्रपति भवन में अपना निजी कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन के सभागार में आयोजित किया हो। दुनिया का एक चैनल है और वो एनडीटीवी है। प्रणब मुखर्जी के जमाने में। वो जो रवीश कुमार जी के भाई हैं वो इतने बड़े नेता नहीं हैं कि कांग्रेस की बैटरी ऑफ लॉयर जाएंगी। वो किस लिए गए थे? रवीश के भाई तो हैं। एग्जैक्टली। तो दरअसल हो क्या गया है, भारत में जो मीडिया है, पत्रकार सारे हैं, वो दो धड़ों में बट गए। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं हुआ, खराब हुआ। मैं मानता हूं ये अच्छा हुआ। नमस्कार, डिकोडिंग विद जेके नाउ में आज हम डिकोड करेंगे मीडिया को, मीडिया द्वारा रचे जाने वाले प्रपंच को, नैरेटिव को, उसके पीछे की साजिश और उनके पीछे की वजहों को। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, अशोक श्रीवास्तव जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। हम सब जानते हैं कि अशोक जी एक बड़ा नाम है, 35 साल का अनुभव है, और जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उन पर एक खास बुक भी लिखी है, मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग। उन्होंने ऐसा किन किन विषयों पर चर्चा की है वो हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। ये जो आपने जो मीडिया नैरेटिव की जो आप बात कर रहे हैं, आपने उसको खान मार्केट गैंग में बांधा है, और आपने 2019 में बुक लिखी मोदी सेंसर्ड, और उसके बाद ये बुक लिखी। यानी पहले मीडिया ने सेंसर किया और उसके बाद आप फिर से उसी का एक्सटेंशन एक बुक में दे रहे। तो कैसे आपने मीडिया की नैरेटिव वॉर को इस खान मार्केट गैंग में कैसे आइडेंटिफाई किया और क्यों किया? देखिए, ऐसा है कि जो पहली किताब थी वो एक नैरेटिव, दोनों किताबें मेरी जो है नैरेटिव्स के ऊपर हैं, क्योंकि मुझे एक पत्रकार होने के नाते मतलब मुझे बड़ा खराब लगता है जब पत्रकार लोग झूठ बोलते हैं। मतलब मुझे लगता है कि हम आपकी राजनीतिक विचारधारा कुछ हो सकती है, आप किसी के सपोर्टर हो सकते हैं, किसी के विरोधी हो सकते हैं, इतना मुझे समझ में आता है कि भाई आपको लगता है एक चेहरा पसंद है, आपको एक पार्टी पसंद है, दूसरी पार्टी, ये हो सकता है, बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन आप झूठ बोलें तो मुझे वो बड़ी तकलीफ देता है। पत्रकार होकर आप झूठ नहीं बोल सकते। और ये जो झूठ है, जब मैं बार बार मानता हूं, जब एक ही झूठ बार बार बोला जाता है तो एक नैरेटिव बन जाता है, और वो झूठा नैरेटिव जो है वो बहुत खतरनाक है। तो मेरी पहली किताब एक नैरेटिव को लेके थी जो 2014 के बाद इस देश में बना कि मीडिया की आज़ादी खत्म हो गई, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, ऐसे जो नैरेटिव थे वो एक नैरेटिव को करते हुए था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इतने सारे फेक नैरेटिव, मतलब मुझे लगता है कि इतने फेक नैरेटिव, आप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, आप हो सकता है चुनाव आज हारे हो कल जीत जाओगे, डेमोक्रेसी है, आपके पास अच्छी पॉलिसी होगी, आप ऑल्टरनेट पॉलिसी लाओगे, अच्छे नेता लाओगे, आप चुनाव जीत जाओगे। लेकिन क्या चुनाव झूठ से जीतोगे, लोगों को बरगला कर? क्योंकि जब आप झूठ का बीज बोते हो तो उसका जो फल निकलता है वो बहुत खतरनाक होता है। और इस देश में मैं बार बार सबसे ये कह रहा हूँ, मेरा निजी तौर पर मानना है, ये जो 2024 का हमने चुनाव देखा, ये सबसे दुनिया का ऐसा चुनाव है जो सबसे बड़े झूठ पर लड़ा गया, सबसे ज्यादा झूठ पर लड़ा जाने वाला चुनाव इतिहास में दर्ज होगा। तो इसलिए मुझे लगा एक पत्रकार होने के नाते मेरी कोई भूमिका होनी चाहिए। हम लोग कुछ गलत होते देखते हैं तो लगता है कि क्या करें, तो एक पत्रकार होने के नाते मैं यही कर सकता था, कलम उठा के इस झूठ को एक्सपोज करूं, और मैंने वही काम किया। इसलिए मैंने एक किताब लिखी मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, जिसमें एक नहीं कई सारे नैरेटिव्स हैं, फेक नैरेटिव्स हैं, इनका सच जो है वो मैंने लोगों तक लाने की कोशिश की। आपने चुनाव की बात की, इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा मीडिया भी था, और जो आरोप आप लगा रहे हैं वही आरोप उल्टे मोदी जी पर थे, और उन्होंने बड़ा नाम भी दिया, गोदी मीडिया। एक बड़ा फेमस फ्रेज है जो कि रवीश कुमार जैसे पत्रकार बार बार उसको दोहराते रहते हैं। और ये नैरेटिव एक हद तक बार बार इंडिया अलायंस के हर एक मंच पर ही दिखा। उन्होंने बैन करने की कोशिश की, मतलब बॉयकॉट करने की कोशिश की। तो ऐसे में उसके बरक्स, गोदी मीडिया के बरक्स से खान मार्केट गैंग कैसे अलग है? और आपने हालांकि आपने कहा कि बहुत सारे झूठे, तो वो झूठ क्या क्या नैरेटिव थे जिसको? देखिए, पहली बात तो जब ये जो गोदी मीडिया जो कहा जाता है,
मैंने इस किताब में भारत के असली गोदी मीडिया के बारे में बताया। क्या है कि उनका नैरेटिव बड़ा स्ट्रांग है, उनकी ताकत, उनके पीछे अगर जॉर्ज सोरस है, उनके पीछे अगर ओपन सोसाइटी है, उनके पीछे अगर दुनिया भर का पैसा है, तो उनका नैरेटिव ज़्यादा तेज़ी से सुनाई देगा। और उनका नैरेटिव में क्या होता है, उनके नैरेटिव में एक टूल किट होती है। अगर टूल किट का मतलब क्या है कि अगर एक आदमी ने कहा कि भाई ये गोदी मीडिया, तो उनकी टूल किट के जितने लोग हैं वो सब वो इस्तेमाल करेंगे और फिर वो जो है एक शब्द बन जाता है, शब्दावली बन जाता है। लेकिन असली गोदी मीडिया कौन सा है, ये मैंने बताया। मैं हमेशा मानता हूं इस देश का असली गोदी मीडिया वही है जिस शख्स ने नाम लिया, आपने जिसका नाम लिया कि उसने गोदी मीडिया शब्द दिया। मुझे नहीं मालूम उसने दिया, उसके चंपुओं ने दिया, ये मैं नहीं जानता। लेकिन जिन लोगों ने शब्द दिया, जिस ऑर्गेनाइजेशन से निकल के आया, मैं एनडीटीवी की बात कर रहा हूँ, हाँ। वो भारत का पहला और सबसे बड़ा गोदी मीडिया था। क्यों? क्योंकि उसका जन्म ही कांग्रेस की सरकारों की गोद में हुआ। तो जो सरकार की गोद में पैदा हुआ वो गोदी मीडिया है। एनडीटीवी का जन्म सरकार की गोद में हुआ, उसका पालन पोषण सरकार की गोद में हुआ, उसको दूध पिलाने का काम, उसको जो है उसकी पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी कांग्रेस की सरकारें निभाती थी। तो गोदी मीडिया तो एनडीटीवी था। क्या किया? जैसे मैंने इस किताब में जिक्र किया है, क्या एक चैनल मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का एक चैनल बता दीजिए जिसकी लॉन्च की पार्टी प्रधानमंत्री के घर के लॉन में हुई हो। एक बता दीजिए चैनल, दुनिया का एक चैनल है एनडीटीवी, जिसकी लॉन्च पार्टी प्रधानमंत्री कार्यालय यानी प्रधानमंत्री के निवास के लॉन में होती है, वो एनडीटीवी है। दुनिया का एक चैनल बता दीजिए जिसने राष्ट्रपति भवन में अपना निजी कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन के सभागार में आयोजित किया हो। दुनिया का एक चैनल है और वो एनडीटीवी है। प्रणब मुखर्जी के जमाने में। तो आप प्रधानमंत्री कार्यालय में लॉन्च पार्टी करते हो, जिन कामों के लिए लोग जो हैं 5 स्टार होटल्स को किराए पे लेते हैं, वो आप राष्ट्रपति भवन में जाके कर देते हो। तो गोदी मीडिया कौन है? ये कोई छुपा हुआ सच नहीं है, ये मतलब कोई ऐसी छुपी बात नहीं है। ये सब जानते हैं कि एनडीटीवी में उन लोगों को लिया जाता था जिनके ब्यूरोक्रेसी में, जिनके जो है कांग्रेस में, राजनीति में जो बड़े बाप के बच्चे हैं, उनको एनडीटीवी में लिया जाता था और उसके बाद उनको पत्रकार बना दिया जाता था। ऐसी लंबी फेहरिस्त है। वो क्यों लेते थे? वो एक कनेक्शन के चलते लेते थे कि ये जो गठजोड़ था, मीडिया का गठजोड़ और सत्ता का गठजोड़, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, सत्ता का गठजोड़, मीडिया का गठजोड़ बना रहे, ये एनडीटीवी का पूरा काम था। लोग आज भूल गए। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, एक सच्ची घटना है। इंद्रजीत गुप्त सीपीआई के बहुत बड़े नेता थे। वो इस देश के होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे। और संसद भवन में एनडीटीवी की एक पत्रकार ने संसद भवन में संसद की सीढ़ियों पर खड़े होकर इंद्रजीत गुप्ता का एक इंटरव्यू लिया। उनसे पूरा इंटरव्यू इंद्रजीत गुप्ता ने अपनी पूरी बात कह दी। और जब इंद्रजीत गुप्ता ने पूरी बात कर दी तो उस महिला पत्रकार ने, जिसके हाथ में एनडीटीवी का माइक था, उसने पूछा इंद्रजीत गुप्त से, सॉरी सर, अपना परिचय दे दीजिए। आप सोचिए कि जो पत्रकार जो है देश के गृह मंत्री को नहीं जानता, वो एनडीटीवी का माइक लेकर संसद तक पहुंच जाता था। तो ये गठजोड़ क्या था? क्योंकि मैं एक बात और मानता हूँ कि मीडिया की आप बात कर रहे हैं, टेलीविजन मीडिया एक ऐसी विधा है, यहाँ पर आप गधे को भी मार के इन द सेंस लगातार काम करके उसको आप बना सकते हो। क्योंकि टेलीविजन मीडिया में क्या होता है, ये एक टीम वर्क है। आधा काम आपका कैमरामैन करेगा, आधा काम एंकर करेगा, आधा काम रिपोर्टर, आधा काम रिसर्च टीम करेगी, आधा काम डेस्क पे जो एडिट कर रहा है वो करेगा। तो इसलिए आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को तो आप धीरे धीरे उसको करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, तो आप किसी जड़मती को भी एक रिपोर्टर बना सकते हो। एनडीटीवी करता था क्योंकि उसका सत्ता का गठजोड़ इंपॉर्टेंट था, उसके लिए पत्रकारिता इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो उसी जगह से आप आए हो, आप खुद गोदी मीडिया के सबसे बड़े जो है अलंबरदार हो। और छोड़ दीजिए ये सब कुछ हुआ, उसके बाद मैं फिर कह रहा हूं, मैंने इस किताब में प्रमाणों के साथ दिया है कि गोदी मीडिया क्या होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए ये लोग जो यूट्यूबर हैं, उनके यूट्यूब के सारे आप स्क्रीनशॉट उठा के देख लीजिए। रवीश बाबू उनके वीडियो देख लीजिए, वो वीडियो बनाते एक दिन खड़गे जी पे बनाएंगे, मैं खड़गे हूँ, मैं बेदाग हूँ,
मैंने राजनीति में ये किया है। अगले दिन आता है वीडियो, मैं कन्हैया कुमार हूँ। अगले दिन आता है राहुल गांधी के हुंकार। गोदी मीडिया तो भाई ये होता है। तो आप किसकी गोदी मीडिया? आप एक पार्टी की गोद में बैठे हो, तो आप दूसरों को कहते हो। तो लेकिन एक चीज और इंटरेस्टिंग मैं आपको ये बताऊं, जो आपने कहा ना इस चुनाव में एक चीज हुई जो आज तक कभी चुनाव में नहीं हुई और दुनिया में शायद आज तक नहीं हुआ होगा। इस चुनाव के अंदर एक जो विपक्षी गठबंधन बनता है, जो अपने आप को इंडिया नाम देता है, वो विपक्षी गठबंधन एक फैसला, सिर्फ एक फैसला सामूहिक रूप से करता है। बाकी कोई फैसला उनका सामूहिक नहीं होता, कोई निर्णय सामूहिक नहीं होता। एक फैसला सामूहिक रूप से किया जाता है और वो ये कि 14 पत्रकारों को बैन करने का, प्रतिबंधित करने का। क्या दुनिया में आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी देखी है, दुनिया में कहीं आपने देखा है कि विपक्ष जो है वो पत्रकारों को प्रतिबंधित करे? सत्ता में होने पर तो आपके ऊपर आरोप लग सकता है, भाई आप सत्ता में, आपके पास ताकत है, आपने पत्रकारों को प्रतिबंधित कर दी। ये दुनिया का ऐसा अकेला उदाहरण है जहां पर विपक्षी पार्टियां जो है पत्रकारों को बैन कर रही हैं, प्रतिबंधित कर रही हैं और फिर कहती हैं कि आप मीडिया की आजादी के अलंबरदार हो। तो ये इसीलिए मैंने इस किताब में अपने आप को मैंने प्रतिबंधित पत्रकार कहा, क्योंकि मैं भी उन 14 कि एक प्रतिबंधित पत्रकार, तो मैं भी एक प्रतिबंधित पत्रकार हूं जिन 14 लोगों को। अब यहां पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं जो इस किताब में है। आपको मालूम है ये आइडिया कहां से आया कांग्रेस के पास कि पत्रकारों को प्रतिबंधित करना चाहिए? कहां से आया? सोचिए आप, ये कहां से आया होगा? ये आइडिया माननीय रवीश कुमार जी का आइडिया है। अब आप पूछिए कैसे? 2019 के चुनाव में रवीश बाबू ने एक विपक्ष को एक आइडिया दिया था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी से तभी जीत सकता है जब वो गोदी मीडिया को प्रतिबंधित कर दे। सोचिए 5 साल पुराना कॉन्सेप्ट है ये। तो उन्होंने कहा, और ये भी कहा कि कांग्रेस के और विपक्ष के सभी जो नेता हैं वो इन पत्रकारों के खिलाफ, जिनको वो सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहते हैं, उनके खिलाफ छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करें। मतलब आप सोचिए, लड़ना नरेंद्र मोदी से है, सभाएं करनी है पत्रकारों के खिलाफ, है ना, सभाएं करनी है पत्रकारों के खिलाफ और इन पत्रकारों को प्रतिबंधित कर दे। तो 2019 में उनका ये सुझाव कांग्रेस ने माना नहीं और मुझे लगता है शायद कांग्रेस 2019 में इसलिए हार गई। इस बार कांग्रेस ने उनका सुझाव मान लिया, तो इस बार जो है वो सुझाव मानने के बाद कांग्रेस की बढ़त हो गई। तो क्या उनका सुझाव जो है मानने से कांग्रेस की बढ़त हुई है? ये सोचा जाना चाहिए। और कांग्रेस एक चीज और कह देता हूं, फिर आप अगला सवाल। देखिए गोदी मीडिया क्या होता है, मैं बार बार कहता हूं अशोक श्रीवास्तव के लिए या बाकी जो भी जिनको लोग गोदी मीडिया कहते हैं, आप उनके बारे में एक तथ्य निकलवाइए कि जब सरकार ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मेरे लिए या ऐसे पत्रकारों के लिए अपनी सीमाएं लांघ कर आपने कुछ किया हो। अगर मेरे लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सरकार अपनी सीमाएं लांघ कर कुछ कर रही है तो फिर तो मैं सरकार का दलाल हूं। लेकिन रवीश जी के लिए, जो दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं, उनके लिए कांग्रेस ने अपनी तमाम सीमाएं लांघ करके किया और उसका प्रमाण भी इस किताब में है। वो प्रमाण क्या है? वो प्रमाण ये है, जब रवीश बाबू के भाई जो हैं वो एक दलित बच्ची से बलात्कार के मामले में आरोपित हुए, बिहार का ये मामला है। उनके भाई जो हैं कांग्रेस के नेता हैं और छोटे से नेता हैं और उनका नाम एक दलित बच्ची से बलात्कार के मामले में आया। दिल्ली से कांग्रेस के बड़े बड़े लॉयर, जिनकी एक एक घंटे की फीस 5 से 10 लाख रुपए बताई जाती है, ऐसे 5-10 पत्रकारों की टीम दिल्ली से फ्लाई करके बिहार जाती है रवीश कुमार जी के भाई का केस लड़ने। वो जो रवीश कुमार जी के भाई हैं वो इतने बड़े नेता नहीं हैं कि कांग्रेस की बैटरी ऑफ लॉयर जाएंगी। वो किस लिए गए थे? रवीश के भाई तो हैं। एग्जैक्टली। तो फिर आपके भाई को बचाने के लिए कांग्रेस की बैटरी ऑफ लॉयर। तो ये होता है कि अब जो गोदी में आपकी है उसके लिए उसको दूध पिलाना, उसको खाना खिलाना, ये होता है। आपकी गोदी में जो पल रहा है, कांग्रेस ने अपनी गोदी में पलने वाले पत्रकारों के लिए कितना बड़ा दिल दिखाया कि अपने लॉयर खड़े कर दिए। एक मामूली पत्रकार या कोई बड़े से बड़ा पत्रकार उन वकीलों में से एक वकील को हायर नहीं कर सकता था, लेकिन साहब का जलवा है, उन्होंने 5-5, 10-10 वकील हायर कर लिए, एक पैसा नहीं लगा, पूरा केस नहीं लड़ गया। ये तो
यकीनन इससे पहले कि लोग आपको एक्सपोज करें, आपको किसी और पे थोप दो। लेकिन सिर्फ रवीश कुमार तो अकेले नहीं है, तो एक खान मार्केट गैंग का दायरा क्या है, कैसे? ये तो क्योंकि आपने जिक्र करा, मैंने इसलिए सब बातें कहा, इसका थोड़ा थोड़ा जिक्र यहाँ है। मैं किसी व्यक्ति को लेकर मैं टारगेट करने के पक्ष में कभी नहीं रहता, क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम है। हम एक व्यक्ति को वो करके, लोग आज ध्रुव राठी की बात करते हैं, लोग रवीश कुमार, ये तो छोटे छोटे व्यक्ति हैं। मतलब मेरे हिसाब से, मतलब वैसे बहुत बड़े व्यक्ति होंगे, मैं तो इनके सामने कुछ नहीं, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये उस इकोसिस्टम का एक पार्ट है। किसी व्यक्ति को आप करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, इस इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा। ये इकोसिस्टम जो है खान मार्केट गैंग है, और ये खान मार्केट गैंग में ये ऐसे एक दो पत्रकार नहीं है, ऐसे 50, 100, 150 पत्रकार हैं। लेकिन इस खान मार्केट गैंग में सिर्फ पत्रकार भी नहीं है, इनमें बड़े बड़े लॉयर हैं, इसमें बड़े बड़े जो हैं ऐसे मठाधीश हैं जो किसी शैक्षिक संस्थान के, किसी कल्चरल उसके जो हैं मठाधीश हैं। इसमें बड़े बड़े राजनेताओं के बच्चे हैं जो राजनीति में भी हैं, वो हैं खान मार्केट गैंग में। इसमें कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। तो ये जो खान मार्केट गैंग है, ये नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक है, और इसमें वो तमाम लोग हैं जो एक शक्तिशाली भारत को नहीं देख सकते, जो चाहते हैं भारत एक बिखरा देश रहे, जो चाहते हैं भारत एक कमज़ोर देश रहे। क्योंकि भारत अगर एक बिखरा देश रहेगा, कमज़ोर देश रहेगा, और इस देश में जो जिस तरह की जो कुछ चीज़ें पिछले कुछ समय में हुई हैं वो होती हैं, तो उस इकोसिस्टम को सूट नहीं करता। तो ये इकोसिस्टम भारत के खिलाफ और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ फेक नैरेटिव फैलाता है, और इसमें तमाम तरह के लोग हैं। तो इसलिए व्यक्ति नहीं, बल्कि उस इकोसिस्टम को देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसकी कार्यप्रणाली को समझना चाहिए, और उसको एक्सपोज करना चाहिए। तो मैंने इस किताब के ज़रिए उसी इकोसिस्टम से जुड़े लोगों को, उनके फेक नैरेटिव्स को एक्सपोज करने की कोशिश की। उसी इकोसिस्टम में एक नाम आपने मेंशन किया है, वो है बीबीसी का। हमने देखा कि पिछले साल किस तरीके से आईटी की रेड्स होती हैं। कहा ये गया, रिपोर्ट्स ये लिखी गई कि देखिए कैसे इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने निष्पक्ष एक नेटवर्क पर आईटी के जरिए दबाव बनाने की कोशिश है, और क्या क्या नैरेटिव लिखे गए। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब बीबीसी ने अपना सारा काम धाम किसी एक लोकल मीडिया हाउस के हवाले कर दिया। तंत्र वैसे ही चलेगा। बीबीसी को आप इस रेड को, इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, बीबीसी का सबसे बड़ा, जो मुझे लगता है बीबीसी का सबसे जो ख़राब केस मैं मानता हूँ, वो ये है कि आपको जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग गन उठाते हैं, जो लोग निरपराध लोगों को मारते हैं, बीबीसी उनको गनमैन कहता है। ठीक है, तो उसको वो गनमैन लगते हैं, आतंकवादी नहीं लगते। लेकिन उत्तरी आयरलैंड में कोई बंदूक उठाता है तो उसको वो आतंकवादी लगते हैं। तो मेरा आतंकी आतंकी, तुम्हारा आतंकी गनमैन। वो एक सीरियल था ना, उसमें बिग बॉस में शायद एक डायलॉग था, मेरा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। तो वही है कि मेरा जो है गनमैन जो है वो आतंकी है, आपका गनमैन जो है, आपका गनमैन गनमैन है। ये सोच कहाँ से आती है? एक बात। फिर बीबीसी का एक और चीज़ मुझे खराब लगती है, वो लिखता है भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर। आप कौन हो भाई? आप क्या दुनिया के मठाधीश हो? आप तय करोगे भारत प्रशासित कश्मीर क्या होता है? आप कश्मीर लिखिए, भारत का हिस्सा कश्मीर है, प्रशासित कश्मीर नहीं है, भारत का अभिन्न हिस्सा कश्मीर है। आप कौन होते हैं भारत प्रशासित कश्मीर कहने वाले? तो ये तो उसका डबल स्टैंडर्ड है। दूसरी बात, बीबीसी के झूठ की बात नहीं होती। बीबीसी को हम देखते हैं, जब बीबीसी के इस नैरेटिव को हम समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे बीबीसी की पत्रकारिता क्या है। अब बीबीसी ने जब भारत के बारे में, इसमें मैंने वो स्क्रीनशॉट भी दिए हैं जहां बीबीसी ने भारत का नक्शा जम्मू कश्मीर को काट कर दिखाया। तो आपको एक मंशा समझ में आती है ना। अगर मेरा पड़ोसी रोज मेरे घर के आगे कचरा फेंक रहा है तो मुझे समझ जाना चाहिए मेरा पड़ोसी की मंशा क्या है। फिर उस पड़ोसी के साथ मैं बहुत प्यार की पींगे बढ़ाने की नहीं सोच सकता कि मुझे उसकी मंशा, वो रात को आए मेरे घर के सामने कचरा फेंक दे, रात को आए रोज मेरे घर के सामने कचरा फेंक दे, जादू टोना करके जो है कुछ फेंक दे, तो मुझे समझ आना चाहिए। तो बीबीसी वही है जो रोज हमारे घर के सामने कचरा फेंक रहा है, फिर भी हम सोच रहे हैं बीबीसी एक निष्पक्ष संस्थान है, तो ये हमारी गलती है। अब बीबीसी ने इस पूरे केस में क्या हुआ, ये पूरे केस में पूरा बिल्डअप हुआ, इसमें बीबीसी था, इसमें यही खान मार्केट गैंग के लोग थे,
जिन्होंने कहा ये मीडिया की आज़ादी पर हमला है, जब भारत के जो है इनकम टैक्स विभाग ने बीबीसी पर सर्वे किया। पहली बात तो सबसे बड़ा झूठ ये बोला गया कि बीबीसी पर इनकम टैक्स से छापे पड़े हैं। वो छापे नहीं पड़े थे, वो सर्वे था। सर्वे और छापे में फर्क होता है। चलो मान लिया टेक्निकली चीज थी, लोग नहीं समझ पाए। अब उससे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बीबीसी अब बीबीसी के ऊपर जो छापे पड़े उसको मीडिया की आज़ादी पर हमला बताया जा रहा है, तो इसका मतलब भारत की जांच एजेंसियां गलत थी, उन्होंने अनावश्यक छापा मारा। पर इसका परिणाम क्या हुआ ये लोगों ने नहीं देखा। इस पूरा केस की और किसी मीडिया ने इसको फॉलो अप भी करने की जरूरत नहीं समझी। खान मार्केट गैंग ने तो बात ही नहीं करी। इसका पूरा जो है वो पूरा इसका जो परिणति है अंतिम, जब ये परिणाम पे पहुंचा तब ऐसा हुआ कि बीबीसी ने, एक छोटी सी खबर आई थी अखबार में कि बीबीसी ने इनकम टैक्स विभाग से संपर्क किया। अब संपर्क करने की कहानी क्या है? संपर्क करने की कहानी है कि बीबीसी को पता चल गया था और जांच एजेंसियों को बीबीसी ने टैक्स में चोरी की है। उसने अपनी इनकम को गलत तरीके से दिखाया। अब गलत तरीके से दिखाया तो बीबीसी इनकम टैक्स विभाग की शरण में गया। उसने कहा कि वो अपनी गलतियां सुधार करना चाहता है। और उसके बाद क्या हुआ, जो उन्होंने कम टैक्स दिया था वो उन्होंने पूरा टैक्स चुकाया होगा, जिस तरह से वो सारी अपने डॉक्यूमेंट ठीक किए। इसके बीच में एक छोटी सी खबर और आई थी, बीबीसी ने जो यहाँ दिल्ली से लंदन भेजे गए जो मेल्स थे अपने ऑफिस से, उनको डिलीट कर दिया था। चोरी और सीना जोड़ी, उनको डिलीट कर दिया था। लेकिन हमारी जांच एजेंसियों ने उनको भी रिट्रीव कर लिया। ये भी खबर आई थी, छोटी सी खबर आती है ये। उसके बाद क्या हुआ कि बीबीसी भारत में भारत के नियमों को लात मार करके, भारत के नियमों के पर जूता रख करके काम कर रहा था। उसका जो पूरा फंक्शन था, क्योंकि भारत के नियमों के अनुसार कोई भी विदेशी मीडिया संस्थान 100% जो है एफडीआई के साथ नहीं काम कर सकता। अब बीबीसी ने चुपके से एक दिन खबर आती है, बीबीसी ने अपना पूरा काम करने का भारत में जो सेटअप था बदल दिया। उसकी कंपनी, लेकिन उसका न्यूज गैदरिंग और न्यूज का सारा काम जो है उसकी लोग हैं। हाँ, सब्सिडरी कंपनी करती है जिसमें बीबीसी के ही लोग हैं। लेकिन अब वो उसने कार्यप्रणाली तो बदल ली, तो उसमें जो है भारत के लोग हैं, वो बीबीसी के एम्प्लॉई हैं, जिसको उन्होंने सब्सिडरी कंपनी बनाकर दे दिया और वही ऑपरेट करती है। इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इस पूरी कहानी का निचोड़ यह है कि भारत की जांच एजेंसियों ने सही जानकारी मिलने पर, पुख्ता जानकारी मिलने पर बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई की। तो मेरा सवाल यह है कि जिन लोगों ने भारत की जांच एजेंसियों को गलत कहा, क्या आज उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? ये लोगों को समझना चाहिए। यही सारा का सारा खेल है कि आप जो है बिना सच को जाने झूठ बोलते हो, इतना हल्ला मचाते हो कि मीडिया की आज़ादी पर हमला हो गया और सच कुछ और निकलता है। तो रास्ता तो सीधा था कि एक सर्वे हुआ, जो गड़बड़ी है वो पकड़ी गई। लेकिन ऐसे ही दूसरे मीडिया संस्थान भी है, अल जजीरा से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स और ऐसे न जाने कितने अंतर्राष्ट्रीय सो कॉल्ड इतने बड़े हाउसेस हैं कि जिनको बड़ी इज्जत की नज़र से देखा जाता है। लेकिन एक ये भी है कि अगर हम यूएस में देखें, कनाडा में देखें, ऐसे बहुत सारे चुनाव होते हैं। चुनाव के बाद ऐसी कमेटी बनती है जो तय करती है। कहीं रशिया ने तो इंटरफेरेंस नहीं किया, कनाडा में कहीं चाइना ने तो इंटरफेरेंस नहीं किया। हम इंडिया में देखते हैं कि यहाँ के चुनाव में 2024 में ताज़ा चुनाव में हम ऐसी बहुत सारे एविडेंसेस देख सकते हैं जहाँ पर सीधा सीधा इंटरफेरेंस यूरोप, खासतौर पर यूएस बेस्ड मीडिया हाउसेस का दिखता है। तो सरकार भी तो उसमें एक कदम आगे बढ़ाए, या वो एक बैकफुट पर आकर कैसे काम चलेगा? तो इसको क्या ये मीडिया पे हमला हो जाएगा? देखिए, सरकार जो है, मैं मानता हूँ लोग और ये जो खान मार्केट गैंग है ये कहता है कि मोदी तानाशाह है। मैं कहता हूँ कि मोदी तानाशाह होते तो मोदी को तो इनको सबको रपट देना चाहिए था। ये, और मैं इसको मानता हूँ कि ये सरकार बहुत नरम दिल है। कोई भी शासक होता, अगर मान लीजिए आज नरेंद्र मोदी की जगह इंदिरा गांधी होती, फर्ज कीजिए, रगड़ के रख देती। इंदिरा गांधी एक विदेशी संस्थान को रगड़ के रख देती, तो वो चीज थी। लेकिन नरेंद्र मोदी और ये सरकार इन सब चीजों पर कार्रवाई नहीं करती। एक तो मुझे लगता है उसके कारण बहुत सी बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं इस इकोसिस्टम के जो नैरेटिव्स हैं उसके कारण सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे रहती है। आप सोचिए कि एक दिन ऐसा हुआ था जब स्मृति ईरानी आईएनबी मिनिस्टर थी, उन्होंने एक अच्छी पहल की थी। उन्होंने कहा था कि जो पत्रकार लगातार फेक नैरेटिव फैलाएगा उसका जो है पीआईबी कार्ड या कुछ ऐसी चीजें थी वो रद्द कर दिया जाएगा। अब इसमें क्या गलत है भाई? पत्रकार का काम फेक नैरेटिव। अब उसमें उन्होंने जिस तरीके से ये पूरी एक कमेटी बनाई थी जो काम किया था,
उस कमेटी में एक गलती उन्होंने करी थी, मैं मानता हूं, और उसको रेक्टिफाई किया जाना चाहिए था। उसमें कमेटी सारे अधिकारियों की बना दी थी, वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो सरकारी बाबू होंगे तो वो क्या करेंगे हमको पता है। लेकिन ये अच्छा प्रयास है, और मुझे लगता है ऐसा प्रयास होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, कि पत्रकारों की कमेटी हो जिसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के निष्पक्ष रिटायर्ड जज हों। मैं जज के साथ भी निष्पक्ष शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ। रिटायर्ड जज, निष्पक्ष जज हों, कुछ और लोग हों, उन लोगों की एक कमेटी हो। अगर एक पत्रकार या एक फैक्ट चेकर, जो अपने आप को फैक्ट चेकर कहता है, वो अगर बार बार फेक न्यूज़ फैला रहा है, एक बार समझ में आता है गलती हो जाती है, मेरे से भी हो सकती है, 2 बार हो सकती है, लेकिन जब आप बार बार फेक न्यूज़ फैला रहे हैं तो मुझे लगता है कि उस पत्रकार के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हम एक नेता से उम्मीद करते हैं कि एक नेता जो है, वो एक नेता की ज़बान भी स्लिप हो जाती है तो हम मीडिया वाले कितना बड़ा तमाशा बना देते हैं, स्लिप ऑफ टंग को हम लोग खबर बना देते हैं और मज़े लेते हैं उसके। और आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं पत्रकार होकर, और आपको कोई पूछ नहीं रहा। 1, 2, 3, 4, 5 मैं देश के ऐसे बड़े धुरंधर पत्रकारों के नाम गिना सकता हूँ, और अगर उसका कलेक्शन करने बैठूँ, मुझे नहीं पता, अगर हो सकता है मुझे अगर कभी मौका लगा तो हो सकता है मेरी कोई ना कोई एक किताब जो है इन पत्रकारों के फेक न्यूज़ पर भी हो सकती है। क्योंकि एक पत्रकार अगर अपने 1 साल के करियर में अगर वो 10 फेक न्यूज़ फैलाता पकड़ा जाता है तो मुझे लगता है वो पत्रकार नहीं है, वो तो किसी एजेंडे के साथ काम कर रहा है। एजेंडा के साथ। तो उसको आइडेंटिफाई करो। इस गैंग के दायरे को मैं एक्सटेंड करूंगा उन, जैसे गवर्नमेंट भी ये कहती है कि जो रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट ना करे, आपस के जो संगठन, इससे मैं भी सहमत हूँ, सरकार को रेगुलेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन रेगुलेशन करे को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, इस तरह के संस्थान जब हम देखते हैं कि सेलेक्टिवली जब पत्रकारों पे हमले होते हैं या फिर गवर्नमेंट कुछ कार्रवाई करती है तो सेलेक्टिवली अप्रोच के साथ वो बयान जारी करते हैं, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से अटैच्ड पत्रकारों के लिए ही बयान जारी किए जाते हैं, उनके लिए सहानुभूति दिखाई जाती है, और कहीं कोई मारा भी जाता है, कोई पत्रकार मारा जाता है तो उसके लिए एक शब्द नहीं निकलता। तो ये रेगुलेशन हो कैसे सकता है? तो यहाँ पर जो गैप है कि सरकार कह रही है कि रेगुलेशन आप ही के संगठन करे, मतलब पत्रकार से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन करे, लेकिन वहां पर हमें एक स्पष्ट एजेंडा दिखाया जाता है जिसको आपने नाम खुद ही खान मार्केट गेम कहा है, मुझे वो झलक वहां भी दिखाई देती है। तो इस गैप का कैसे फिल हो? जिम्मेदारी तो अल्टीमेटली सरकार को ही लेनी पड़ेगी, उसका रास्ता कैसे निकालना? नहीं, मैं मानता हूं कि सरकार का इसमें रोल अगर होगा तो उसमें बड़े सारे पेच आ जाएंगे, और फिर सरकार आएगी तो फिर वो ठीक नहीं है। मैं तो मानता हूँ सरकार का उसमें, लेकिन ये भी बात ठीक है कि पत्रकारों कई संगठन जब करते हैं तो उसमें बड़े सारे झोल होते हैं, और आपने अभी देखा अभी कई सारे जो ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन बनी थी। अभी मैं कल ही परसों किसी एक पत्रकार मित्र से बात कर रहा था कि रजत शर्मा के केस में कोई पत्रकार संगठन नहीं बोला। देश का इतना बड़ा संपादक, उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि गाली दी, सीधे मतलब आप एजेंडा चला रहे हो उस पत्रकार के खिलाफ, संपादक के खिलाफ, जो जिसने आज तक अपने किसी कर्मचारी से ऊंची आवाज में नहीं बात की, आप कह रहे हो गाली दी। वो गाली कभी देता नहीं, आप कह रहे हो। उन्होंने रजत शर्मा साफ अगर आप सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा, वो कह रहे हैं क्या बहस करूं, वो बुदबुदाते हुए कह रहे हैं। उसके पहले भी उन्होंने बोला मैं आपसे क्या बहस करूं रागनी जी, और उसी बात को बुदबुदाते हुए कहते हैं मैं क्या बहस करूं, और आप उसको बहन की गाली बना देते हैं, सीधा एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन एक भी पत्रकार संस्था रजत शर्मा के पक्ष में आई, कोई जो है ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन, ये सब जो बने थे, ये सब लगभग डिफंक्ट हो गए हैं, क्योंकि इनमें भी गुटबाजी होती है। इनमें भी लोग कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। अब इसमें ये एक बड़ा पेचीदा मसला है। इस मसले पर आप जाएंगे तो दरअसल हो क्या गया है, भारत में जो मीडिया है, पत्रकार सारे हैं, वो 2 धड़ों में बट गए। एक को राइट विंग कहा जाता है, एक को लेफ्ट विंग कहा जाता है। अब नाम से मैं नहीं, आप लेकिन आप समझ सकते हैं, मैं कह रहा हूँ 2 धड़ों में पूरी तरह से बट गए, पूरी तरह से बट गए हैं 2 धड़ों में। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं हुआ, खराब हुआ। मैं मानता हूं ये अच्छा हुआ, इससे डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, विकेंद्रीकरण हुआ है। पहले क्या होता था, पहले एक बरखा दत्त, एक राजदीप सरदेसाई और एक प्रणव राय ये तय करते थे कि पत्रकार की कौन सी खबरें बड़ी होंगी, कौन सी नहीं होंगी। ये पूरी चीजों को कंट्रोल करते थे। अंग्रेजी के कुछ पत्रकार थे बड़े बड़े, और ये जो मैंने नाम लिए, ये लोग तय करते थे। ये लोग किसी पार्टी को कह दे सांप्रदायिक है तो वो पार्टी सांप्रदायिक हो जाती थी। ये लोग कह दे कि हाँ ये कदम ठीक है तो वो कदम ठीक हो जाता था।
ये लोग, अच्छा ये लोग पीठ पीछे दलाली भी करते थे, ये लोग सरकारों में मंत्री बनाते थे, ये लोग करप्ट लोगों को मंत्रालय दिलवाते थे, और उसके बाद मंत्रालय दिलवाने के बाद क्या क्या करते होंगे ये आप समझ सकते हैं। अगर कोयले की आप दलाली कर रहे हैं, आप कोयला मंत्रालय किसी को दिलवा रहे हैं, तो खदानों में दलाली आपने भी करी होगी। तो ये सब करते थे। तो अभी क्या है, जब दो धड़े हो गए, तो मेरा मानना है कि अगर एक धड़ा गलती करेगा तो दूसरा वाला उंगली उठाएगा, दूसरा धड़ी गलती करेगा तो तीसरा, तो पब्लिक डिसाइड करे कि क्या ठीक है। लेकिन समस्या यहां पे कहां है? समस्या ये है कि एक तरफ ये जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, इनके पास संस्थाएं हैं, आपके पास कोई संस्था नहीं है। समस्या यहां है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, एक एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया संस्था है, अब वो पूरी तरह से बायस संस्था है, पूरी तरह से वो बायस है। अब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया कुछ भी होता है तो एक निकाल देती है इंटरनेशनल मीडिया वन, एक आपके पास दिल्ली में पीसीआई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। लेकिन चाहे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हो, और एक साथ साथ जो है आपके पास एक इंटरनेशनल जो है एक ऐसा है ना, इंटरनेशनल प्रेस क्लब जो है दिल्ली में, जो वो है। अब आप सोचिए कि ये तीनों ही लगातार झूठ बोलते हैं। अब इसका जिक्र मैंने शायद इस किताब में किया है। कश्मीर में जब 370 हटाई गई तो एडिटर्स गिल्ड भी शायद उसमें था, प्रेस कॉप था उसमें वुमेन प्रेस कॉप थी, और उसमें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। इन सब ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा कि कश्मीर में अखबार नहीं प्रकाशित हो रहे हैं, कश्मीर में सेंसरशिप है, 1977 से भी बुरे हालात है। जबकि उस वक्त मैं खुद कश्मीर में था, मैं खुद कश्मीर के अखबार पढ़ता था। और आप सोचिए इतना बड़ा झूठ। तो ये सब झूठ बोलते हैं। जब फिल्म आई ये विवेक रंजन अग्निहोत्री की कश्मीर फाइल्स पर जब है, इन्होंने कश्मीर फाइल्स के लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, पैसे दे दिए, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सब कुछ तय कर दिया। अचानक से जो है कुछ घंटे पहले इन्होंने रद्द कर दिया, क्योंकि इनके मालिकों ने ऊपर से कह दिया होगा। तो ये लोग इस तरह के काम करते हैं। लेकिन मेरा अब सवाल ये है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया अगर लेफ्ट का एक माउथ पीस बन गया है, तो दूसरे पत्रकारों को किसने रोका है कि आप अपना एक एडिटर्स संस्था नहीं बना सकते? इधर वालों को किसने रोका है कि आप अपना प्रेस क्लब नहीं बना सकते? इधर वालों को किसने रोका है कि आप अपना इकोसिस्टम नहीं बना सकते? तो आप अपना इकोसिस्टम बनाइए। दिक्कत यह है कि अब क्या होता है कि यहाँ पर दोनों तरफ से लड़ाई चलती रहती है, और मैं मानता हूँ इसमें कुछ हर्ज नहीं है। अगर अर्नब गोस्वामी अगर राजदीप की पोल खोल रहा है तो अच्छी बात है, राजदीप के पास अर्नब गोस्वामी की बात है तो पोल खोल देना। और अगर किसी ने अगर मैंने दलाली की है, अगर मेरे लिए कोई बीजेपी के वकील आ रहे हैं, तो राजदीप बता दें या जो है रवीश बता दें कि मेरा कोई केस था, उसमें बीजेपी के वकील मेरी मदद कर रहे थे। मैं बता रहा हूं कि उनके किस वक्त। तो ये इकोसिस्टम, तो उससे मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि उनका सिस्टम उनकी गलतियां नहीं बताएगा, वो अपने पाप छुपाएंगे। यहाँ के लोग भी अपनी गलतियां छुपाएंगे। अगर वो आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो आप भी उनकी बताइए। तो मुझे लगता है डेमोक्रेटाइजेशन, पैरेलल सिस्टम खड़ा करने डेमोक्रेटाइजेशन आवश्यकता है। लेकिन आप लगभग 35 साल का अनुभव आपको है, और 20 साल से ज़्यादा आपने दूरदर्शन में बिताए हैं। दूरदर्शन एक ऐसा पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, सब तो ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार का दखल उसमें होता है। 3 प्रधानमंत्री, आपने कहा कि कई इंटरव्यूज़ में देखा कि 3 प्रधानमंत्रियों के साथ आपने उनका इंटरव्यू भी किया, उनके कवरेज भी की। आपको कब लगा कि ये चेंज धीरे धीरे आया है, पहले से था, या अभी मतलब उस 2002 की तुलना में मैं कहूँ 2024 में स्थिति कैसे बदली है? एज ए जर्नलिस्ट आप कैसे देखते हैं इस इकोसिस्टम? ये मजबूत हुआ है, क्या हुआ है, इसको मैं समझना चाहूँ तो 20 साल के अंतर में। देखिए, दूरदर्शन बहुत बदला है, और आप माने ना माने, लोग कुछ भी कहें, इस दूरदर्शन को बदलने का जो श्रेय है वो इस सरकार को दिया जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। लोग कितना ही कहें मीडिया की आवाज़ दबाई जाती है, लेकिन मीडिया को, दूरदर्शन को इस सरकार में बहुत आज़ादी मिली है। आज़ादी कैसे मिली है? 2016 से पहले दूरदर्शन पर कभी कोई डिबेट, पॉलिटिकल डिबेट नहीं होती थी। विपक्ष को कभी नहीं बुलाया। 2016 से पहले कभी विपक्ष को बुलाया नहीं जाता था। आप दूरदर्शन का इतिहास उठा के देख लें,
दूरदर्शन को कभी राजीव दर्शन कहा जाता था, कभी इंदिरा दर्शन कहा जाता था, और दूरदर्शन पर कभी भी पक्ष विपक्ष के बीच ओपन डिबेट नहीं होती थी, बहस नहीं होती थी, विपक्ष को बुलाया नहीं जाता था, सिर्फ चुनाव के दिनों को छोड़ करके, क्योंकि चुनाव के दिनों में दूरदर्शन की मॉनिटरिंग जो है वो चुनाव आयोग करता था। तो उस समय सबको बराबर का टाइम दिया जाता था, इसके अलावा कभी नहीं दिया जाता था। ये 2016 में हुआ जब मैंने दो टूक नाम से प्रोग्राम शुरू किया, तब पहली बार हुआ कि दूरदर्शन पर हमने विपक्ष को रोज नियमित रूप से बुलाना शुरू किया। अब आप सोचिए कि दूरदर्शन पर कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के समर्थक वो आते हैं, नरेंद्र मोदी को तानाशाह बोलते हैं, नरेंद्र मोदी को फेंकू बोलते हैं, जुमलेबाज बोलते हैं, कहते हैं नरेंद्र मोदी फेल हो गए, नरेंद्र मोदी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये सब दूरदर्शन पर जा रहा है और किसी सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया। मेरे प्रोग्राम को 2016 में मैंने दो टूक शुरू किया था, आज अब 2024 में, आज तक मुझे एक बार भी सरकार की तरफ से, किसी की तरफ से नहीं कहा गया कि भाई आपके प्रोग्राम में किसी ने ये कह दिया और आपने इसको रोका क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं किया। तो इससे ज्यादा आजादी आपको क्या मिल सकती है। तो हम तो लगभग सबको मौका दे रहे हैं। दूरदर्शन ऐसी भूमिका नहीं थी। हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि कांग्रेस का प्रवक्ता, बीजेपी का प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता, ये सब हम अपने डिबेट में लाते हैं, उनके सामने सवाल रखते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, उसके बाद जनता तय करेगी। हाँ, अब इसमें सवाल ये है कि मुझे इन्होंने बैन कर दिया ये सब करने के बावजूद, जबकि मैं तो रोज आपको बुला रहा हूँ। इन्होंने बैन इसलिए किया क्योंकि मैं आपका फेक नैरेटिव या फेक एजेंडा नहीं चलने दूंगा। टेलीविजन डिबेट्स में देखिए कमी होती है। अखबारों में एक डेस्क होता है, या आप, हम लोग अभी बात कर रहे हैं, आपके पास इस बात की सुविधा है, आप इसको एडिट कर लेंगे अगर आपको कहीं लगेगा कि भाई मैंने कुछ गलत कह दिया तो आप एडिट कर लेंगे। टेलीविजन डिबेट्स में सुविधा नहीं होती। तो होता क्या है, राजनीतिक प्रवक्ता जब फंस जाते हैं तो कुछ भी झूठ बोल के निकल जाते हैं। अब बहुत बार हम झूठ नहीं पकड़ पाते, बहुत बार होता है हमको देखना बाद में लगता है, लेकिन कई तो झूठ सामने से पकड़ देते हैं ना। तो इसलिए मैंने कई बार लोगों के सामने से झूठ पकड़े और मैंने उनको कहा ये झूठ बोल रहे हैं आप, ये गलत है, ये एजेंडा नहीं आपका चलने दूंगा। उसको लेकर वो नाराज हो जाते थे कांग्रेस के प्रवक्ता। अब दूसरी बात इसलिए नाराज हो जाते थे कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं मानता हूं कांग्रेस का जो पतन हुआ है बहुत हद तक, उसमें कांग्रेस के प्रवक्ताओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि वो लोग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल, हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता फैक्ट्स के साथ कई बार ठीक होते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन वो जिस तरह की एरोगेंस, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब आप दूरदर्शन पर आकर मेरे ऊपर आप हमला करो, मतलब आजकल तो रोज ही हो गया पत्रकारों पर हमला करना, तो आप लड़ किससे रहे हो? पत्रकारों से लड़ रहे हो क्या? आपको मेरे से लड़के क्या मिलेगा? दूसरी चीज, आप मेरे से लड़ते हुए मेरे पिताजी तक पहुंच जाते हो, आप किसी और से लड़ते हो उसके माँ बहन तक पहुंच जाते हो। ये क्यों करते हो आप? जब आप ये करोगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। फिर जब आप दूरदर्शन पर बैठ के ये कहोगे कि इस देश में, आप दूरदर्शन पर बैठ के मोदी भारत के प्रधानमंत्री को कह रहे हो कि वो जो है झूठा आदमी है, और उसके बाद आप कह रहे हो कि देश में बोलने की आजादी नहीं है, तो भैया दोनों में से एक चीज तो झूठ है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप ये कहो कि आप मेरे प्रोग्राम में लगातार बोल भी रहे हो, 10 मिनट आपको मैंने दे दिए, 10 मिनट से आप सरकार की आलोचना कर रहे हो, फिर आप कह देते हो कि इस देश में बोलने की आजादी नहीं है। तो मैं कहूंगा कि आपने झूठ बोला, आपको बोलने दिया मैंने सारा। तो ये जो नैरेटिव है नहीं चलने देते हम, उससे उनको तकलीफ होती है। लेकिन ये तो हुआ कि 2016 से, लेकिन मनमोहन के ज़माने में भी तो आप थे, लगातार थे, तो उस वक्त क्या, मतलब उसको आप कैसे कहेंगे कि वहाँ पे गलत हो रहा था? मतलब बहुत सारी गलत बातें हैं, मैं उनमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है आज मेरे कई वीडियो वायरल हैं, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता क्योंकि बार बार दूरदर्शन को लेकर इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन उस समय बहुत सारी चीज़ें थी जो उस समय गलत होती थी। बल्कि मैं तो इस किताब में, मैंने, अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपको एक घटना का जरूर जिक्र करूंगा। हाँ। इस किताब के अंत में मैंने एक चैप्टर दिया है खान मार्केट गैंग के ब्लॉकबस्टर। ये वो ब्लॉकबस्टर हैं जो कहते तो हैं ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, जो कहते तो ये हैं कि सवाल पूछो, लेकिन जब उनसे सवाल पूछते हैं तो वो ब्लॉक करके भाग जाते हैं। ऐसे लोगों का जिक्र है इसमें। एक जिक्र जो है मृणाल पांडे जी का है। मृणाल पांडे जी वो प्रसार भारती की चेयरमैन होती थी। कांग्रेस की सरकारों में हमेशा उनको मलाईदार पद मिले हैं, तो वो कांग्रेस को लेकर, तो वो प्रसार भारती की चेयरमैन थी। प्रसार भारती में जब मैं उस वक्त दूरदर्शन में कार्यक्रम करता था
तो मुझे कई लोगों ने, मुझे उस समय कुछ करप्शन का एक मामला था, जो टेप्स जो भेजे जाते थे उसमें कुछ गड़बड़ हो रही थी। मुझे वहीं के लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स, इतने सारे दस्तावेज ला के दिए, कहा कि सर ये करप्शन हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। तो मैंने कहा आप विजिलेंस में क्यों नहीं देते? उन्होंने बोला सर कोई सुनवाई नहीं होगी, ये सब यहाँ पे मिल बैठ के खा रहा है, तो आप इसको किसी ऐसी जगह पहुँचाइए जहाँ पे ये बंद हो सके। मुझे छूटते ही मृणाल पांडे जी की याद आए। मैंने कहा वो प्रसार भारती की हेड मुखिया हैं। मैं सारे प्रमाण लेकर प्रसार उनके पास गया, मृणाल पांडे जी के पास। मृणाल पांडे जी अपने कमरे में बैठकर नॉवल पढ़ रही थी। जब मैं गया तो उन्होंने नॉवल थोड़ी देर के लिए पढ़ना रोक दिया, मुझसे पूछा, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे चल रहा है, ये मेरे पास सारे प्रमाण हैं, इसको आप रुकवाइए। उन्होंने बोला मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा आप प्रसार भारती की चेयरमैन हैं, यानी कि आप आकाशवाणी दूरदर्शन इसकी हेड हैं, आप इसकी जांच करवाइए, इसको बंद करवाइए। तो उन्होंने बोला नहीं ये मेरे उसका नहीं है। फिर आज वो कहती हैं कि जब वो आज वो करप्शन की बात करती हैं तो मुझे लगता है उनको आईना दिखाना चाहिए। तो मैंने उनको एक दिन आईना दिखा दिया ट्विटर पे। मैंने बोला कि आपके पास मैं जब करप्शन का केस लेकर आया था, अब आपने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक बात यह है कि उस दौर में ऐसी आज़ादी नहीं थी जो आज़ादी आज है, ये साफ तौर पर है। ऐसी मनमोहन सिंह के 10 साल के शासन में कई बार मुझ पर निजी तौर पर मुझे निशाना बनाया गया। वो अलग बात थी कि जो हमारे डीजी थी उस समय, उन्होंने मेरा पक्ष लिया और उन्होंने कहा नहीं ये मेरा सबसे अच्छा लड़का है, इसलिए मैं बच गया। नहीं तो बहुत बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर ये हुआ कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। ऐसा 2-3 बार हुआ था जब मेरे पीछे जो है एक तरह से पूरा सिस्टम पड़ गया था। लेकिन उस समय कुछ लोग थे, और दूसरी बात है कि उस समय मैं कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं करता था। एक बड़ी बात ये थी, उस समय मैं आम समाचार पढ़ता था और कुछ नॉन पॉलिटिकल चीज़ों पे डिस्कस करता था, तो उसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं था। तो इसलिए मैं वहाँ सर्वाइव भी कर पाया शायद। अगर पॉलिटिकल वो होता तो फिर मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकता था। अब जैसे आज के दौर में अब ये सरकार तो अभी कंटिन्यू है, लेकिन सरकार जब ये चुनाव चल रहे थे तभी कांग्रेस के लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया था, कांग्रेस समर्थकों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया था कि 4 जून के बाद अशोक श्रीवास्तव तुम्हें देख लेंगे, 4 जून के बाद तुम्हें दूरदर्शन में पता चल जाएगा, तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर उठा के जाना पड़ेगा। तो मैं सुनता था, मुझे लगता था कि बोरिया बिस्तर बांधने वाला तो एक ही व्यक्ति है और वो ईश्वर है। जिस दिन ईश्वर चाहेगा बोरिया बिस्तर बन जाएगा, तो किसी से डरना क्यों। 4 जून पे ही आते हैं। रिजल्ट ऐसा आया है कि सब कोई खुश है। और आपने किताब में जिक्र भी किया था कि अगर ये हुआ कि 400 पार हुआ तो ईवीएम, हाँ मैंने इसमें एक चैप्टर है कि जो है हारे तो ईवीएम और अगर जीते तो राहुल गांधी की जय जय। अब देखिए कांग्रेस जीती तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन कर लिया। अब ईवीएम आप नहीं सुनेंगे, अब जय जयकार राहुल गांधी जी की हो रही है कि क्या शानदार राहुल जी की वो है, राहुल जी की न्याय यात्रा, राहुल जी की। तो यही इकोसिस्टम है कि आप चुनाव हार जाओ तो ईवीएम को निशाना बना दो, चुनाव आयोग खराब है, और चुनाव जीत जाओ तो भैया हमारे नेताजी महान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार इकोसिस्टम की जिद भी दांव पे थी, क्योंकि खास तौर पर मीडिया सेल जो है कांग्रेस का, उसमें बहुत सारे लोग एक्टिव थे, यूट्यूबर्स बड़े एक्टिव थे, उनकी खबरें दिखता भी था, कंटेंट देख सकते हैं। तो अगर वो फेलियर होता तो उनका फेलियर था। और ये वो सब बातें मैं इस चुनाव नतीजों को इस दृष्टि से देखता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि कुछ हद तक खान मार्केट गैंग की कामयाबी है। उन्होंने अगर बीजेपी को 300 तक रोक दिया तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो फेक नैरेटिव बनाए, वो फेक नैरेटिव बहुत हद तक जनमानस के दिल दिमाग तक आप पहुंचाने में कामयाब। ये खान मार्केट गैंग की कामयाबी है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ खान मार्केट गैंग की ये नाकामी भी है कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उनके पीछे दुनिया भर की एजेंसीज थी, दुनिया भर का पैसा था, फिर भी वो मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए। तो ये उनकी नाकामी भी है। अब इसमें बात यह है कि मैं ये कहता हूँ कि इस चुनाव में उनके मुंह में खून लग गया खान मार्केट गैंग के, रुकेगा नहीं। अब वो और बड़े झूठ और बड़े संगठित रूप में और ज़्यादा पैसे के साथ भारत में पंप करके वो फैलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं मानता हूँ खान मार्केट गैंग जो लड़ाई है जिसका मैंने इस किताब में जिक्र किया, और ये जो मैं मानता हूँ खान मार्केट गैंग के
नैरेटिव से सावधान रहने की ज़रूरत है, उनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ चुनाव के बाद ये और बड़ा टास्क हो चुका है। इसी नैरेटिव वॉरफेयर में कुछ ऐसी इश्यूज थे जो एम्बेड थे। हमने देखा कि पिछली सरकार में भी एजिटेशन लगातार होते रहे और फिर उनको एम्पलीफाई करने के लिए एक नेटवर्क है सोशल मीडिया पे भी और मीडिया में भी। तो क्या लगता है कि जैसे आपने कहा कि मुंह में खून लगा है, तो आने वाले दिनों में अभी 3-4 राज्यों में चुनाव है अक्टूबर में, उसके बाद बड़े चुनाव 2025 में भी हैं, यूपी में 27 में है लो, तो ये आपको लगेगा कि आने वाले दिनों में इस तरह की एजिटेशन जो हमने किसान आंदोलन के नाम पर देखा, जो हमने सीई के नाम पर देखा, ये बढ़ेंगे? ये बिल्कुल होंगे, ये प्लान होंगे। अब देखिएगा सरकार जब इस सरकार को ये सरकार काम ना कर पाए उसके लिए कोशिश होगी, सरकार के हर कदम को रोकने की कोशिश होगी। ये चैलेंज तो है। जो सीए हुआ, किसान कानून हुए, ये सारे आप इस किताब में मैंने पूरा सिलसिलेवार प्रमाणों के साथ बताया कि कैसे ये सारे के सारे नैरेटिव झूठ पे गढ़े गए। चाहे वो सीए हो, अब सीए तो लागू हो गया ना, सीए को लेकर जितने झूठ बोले थे उसमें से कौन सा सच था। लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है और हम ये भूल जाते हैं। जबकि मैं यही तो कहता हूँ कि आपको बार बार याद दिलाना चाहिए। आज फर्ज कीजिए कि आज ये सरकार जो है एक कोई कानून बनाती है, उस कानून के खिलाफ कोई झूठ बोला जाता है, तो सरकार को सच तो पहुंचाना ही चाहिए, साथ साथ इनके पुराने झूठ भी सामने लाना चाहिए कि देखो इन्होंने तब ये कहा था, तब ये कहा था। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है, जब क्योंकि ये नहीं तो फिर लोग ना इनकी बातों को मानने लगते हैं। एक झूठ पता चलेगा, जब पता चलेगा ये आदतन झूठ बोलते हैं। तो ये तो है कि इस बार कुछ नए आंदोलन होंगे। थोड़े दिन रुक जाइए, बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि अगले 6 से 8 महीने के अंदर ये खान मार्केट गैंग, अभी ये लोग प्लानिंग कर रहे होंगे, चुनाव के बाद जो है जश्न मना रहे होंगे और फंडिंग का जुगाड़ कर रहे होंगे, और ये सब चीज़ें होने के बाद मौके की तलाश में ये लोग फिर कोई ना कोई फेक नैरेटिव और क्योंकि इनको ये है कि लगातार इस देश में आंदोलन होता रहे, ये लगता रहे कि लोग इस देश में जो है वो असंतुष्ट हैं। केओस एक बिजनेस, हाँ, भारत को केओस के मूड में रखा जाए, वो उनका लक्ष्य है। वो कोशिश करेंगे, वो चीज़ें बिल्कुल होंगी। इकोसिस्टम यही वो बिजनेस में एक आउटकम ये भी है इस रिजल्ट का कि हमने कुछ चेहरे ऐसे देखे जो जीते हैं और जो बड़े डिस्टर्बिंग रिजल्ट दिखाई देता है। आपने जिक्र इमरान मसूद का भी किया था और अमृतपाल का जीतना एक बड़ा इशू है, और ऐसे ही बारामूला में एक ऐसा शख्स जीता है जो कि सीधे सीधे जम्मू कश्मीर की विधानसभा में प्रो पाकिस्तान नारेबाजी कर चुका है। इस तरह के चेहरों का जीतना, और आपने लगातार संसदीय व्यवस्था को देखा है, सरकारों को किया है, ये चैलेंज होना चाहिए है, या ऐसे हर रिजल्ट में इस तरह के फ्रिंज ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स या इस तरह के नतीजे होते हैं? हमें ज़्यादा फ्रिंज एलिमेंट्स तो हर चुनाव में आते हैं। एक और मैं नाम भूल रहा हूँ, एक और सिख सांसद जो हैं वो पिछली संसद में भी थे, जो खालिस्तान समर्थक थे, वो फिर कुछ कर नहीं पाए, ठीक है, उपचुनाव जीत गए थे वो। तो फ्रिंज एलिमेंट तो होते हैं हर बार, और ये हमको देखना है कि इन फ्रिंज एलिमेंट्स पे कैसे हम इन पर विराम लगा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे फ्रिंज एलिमेंट जो होते हैं ना, वो होता क्या है कि वो लोग एक फेक वादा करके चुनाव जीत जाते हैं। अब सवाल ये है कि जो खालिस्तान के नाम पर जीत गया, कि वो खालिस्तान दे सकता है? वो दे ही नहीं सकता। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि 5 साल बाद उन्हीं के वोटर कहते हैं यार इन्होंने किया क्या, है ना। जो आदमी जो है इस तरह की बात, कोई जम्मू कश्मीर को अगर कोई वो पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगा के जीत गया इस बार, तो अगली बार लोग पूछेंगे तुमने 5 साल किया क्या आपने पाकिस्तान प्लेटर में लाके हमको दे दिया, किया क्या? तो उस तरह की चीज़ नहीं हो पाती है। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत उनमें आती है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, दिक्कत ऐसे नेताओं में आती है जो जाति के नाम पर विभेद पैदा करके चुनाव जीते हैं, क्योंकि वो जो फॉल्ट लाइन वो है वो और ज़्यादा गहरी हो जाती है, उसको और गहरा करने में कामयाब हो जाते हैं। दिक्कत वहाँ पे आती है, क्योंकि ये जो इशू है इसको एड्रेस करने की वो चुनौती आपके सामने। और मैं ये कहता हूँ, मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि इन चुनाव में जो नतीजे हैं, उन नतीजों में एक बड़ा कारण ये है कि मुस्लिम वोट एकजुट हुआ, हिंदू वोट बिखर गया। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ठीक है, मुस्लिम वोट एकजुट हुआ, उसका एक ही कारण था कि उनको
बीजेपी को हराना था, मोदी को हराना था। लेकिन हिंदू वोट जो बिखरा हुआ है वो खतरनाक है, क्योंकि हिंदू और बिखरा होना उसमें वैसे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जाति के नाम पे बिखर जाओ कि मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं राजपूत हूं और मैं इस सरकार को इसलिए नहीं, मैं क्योंकि दलित हूं मैं इसलिए नहीं दूंगा। आपके घर अगर सुविधा नहीं है, आपके गांव तक अगर सड़क नहीं पहुंची, आपके घर तक पानी नहीं पहुंचा, आप किसी भी जाति को आप उस आधार पे सरकार के खिलाफ वोट दोगे तो ठीक है, वो आपका बनता है। लेकिन आप सिर्फ इसलिए दोगे क्योंकि आप इस जाति के हो और इस जाति ने तय किया कि इस बार इनको वोट नहीं करना, वो खतरनाक है। इस चुनाव में वो चीज़ हो गई है। और जो एक पूरा अभी देखिए राम मंदिर बना, राम मंदिर का मुझे पूरी तरह से मैं इस आंदोलन के बहुत मैंने करीब से देखा, शुरू से देखा। राम मंदिर आंदोलन का एक बड़ा भाव ये था कि जो जाति में बटा हुआ हिंदू है उनको एकजुट किया जा सके। इस चुनाव ने जाति में मंदिर बनने के बाद हिंदुओं को जातियों में फिर बांट दिया बुरी तरह से। अब यहाँ से चुनौती ये है, हिंदू धर्माचार्यों की चुनौती है, मैं ये मानता हूँ, हिंदू संगठनों की चुनौती है, ये मानता हूँ कि उनको समाज को एकजुट करना है। दलितों के ऊपर कहीं अत्याचार हो रहे हैं तो आपको ज्यादा मजबूती से उनके साथ, वहां इंतजार मत कीजिए कि कोई दलित नेता पहुंचेगा, आपको किसी धर्माचार्य को सबसे पहले वहां पहुंचना चाहिए। और एक दलित के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है वहां खड़े हो जाना चाहिए, कहीं ये दलित नहीं है, ये हिंदू है मेरा भाई, और हिंदू पर इस तरह का अत्याचार मैं किसी जाति, ऐसी चीज हमको करनी पड़ेगी, तब आप समाज को एकजुट कर पाओगे। और अगर समाज बिखरता गया तो फिर जो है ये बहुत बड़ा संकट है आपके लिए। निश्चित तौर पर आप कई बार कोट भी किया आपने कि विपिन रावत का एक है कि ढाई मोर्चे पे आपको लड़ना है। लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां तो सरकार भी कर ही रही होगी, अहंकार है, बहुत सारे नेताओं का जो शैली है वो दिख भी रहा है। मोदी जी को वोट देना है, लेकिन आपके प्रतिनिधि क्या लोगों को मिल पा रहे हैं? सुविधा, इतनी सुविधा आम आदमी को है क्या कि आपके अपने प्रतिनिधि से मिल पाए, मंत्री से मिल पाए? यानी आपको लगता है कि नैरेटिव जो पॉलिटिक्स करेगा वो पॉलिटिक्स करेगा, एक पक्ष ने तय कर लिया कि हमें ये करना, और हमें पता है, इसके बावजूद क्या दूसरा पक्ष, वहां पर आपको कोई खामी नजर आती है जिसको इमीडिएटली सुधारने की जरूरत है? बिल्कुल मुझे नजर आती है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक नेता है, हालांकि उनकी राजनीति का जो वो है उससे आप सहमत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं उस नेता की एक तारीफ करता हूँ। वो नेता है पप्पू यादव। आरजेडी तेजस्वी यादव पप्पू यादव के खिलाफ थे, बीजेपी उनके खिलाफ थी, ठीक है, जेडीयू उनके खिलाफ थी। पप्पू यादव फिर भी जीत गया। क्यों जीता? सिर्फ जाति का फैक्टर नहीं, जाति का एक फैक्टर होगा। वो आदमी अपने लोगों के लिए कहता है कि मैं आपके लिए खड़ा हूं। मुझे लगता है एक नेता जो जीत जाता है, आप संसद में पहुंच जाते हो ठीक है, लेकिन आप क्षेत्र की जनता के साथ खड़े नहीं हो सकते 5 साल, तो किस बात के नेता हुआ? तो ये जो आप कह रहे हो ना एरोगेंस वाली, ये बहुत सारे सांसदों के बारे में हम सुनते हैं, बहुत सारे मंत्रियों के बारे में सुनते हैं कि वो मिलते नहीं है जी, बात नहीं करते जी। और छोड़िए, मैं तो कहता हूँ बीजेपी के कार्यकर्ता बेचारे कहते हैं कि यार हम जो है हम हमारी बात को वोट डलवाना है। हाँ, वो मतलब आप सोचिए, बीजेपी के कार्यकर्ता जो है शिकायत करता है, बीजेपी के पदाधिकारी शिकायत करते हैं कि यार हमारी तो ये तो प्रॉब्लम है ही ना। तो किसी भी हार में सारी कमियां छुप जाती हैं, जब जीत में सारी कमियां छुप जाती हैं, जब हार होती है तो आपकी कई सारी गलतियां दिखती है। तो उसमें एक गलती ये भी है जो नहीं दिख रही थी लेकिन अब दिख रही है। गलती थी यहाँ पर, बहुत सारे मंत्री हैं एरोगेंट, बहुत सारे नेता हैं, सांसद हैं एरोगेंट, लोग उनकी शक्ल नहीं देखते 5-5 साल, उसके बाद भी आप, और फिर बात यही है, मान लीजिए 5 साल आपने शक्ल नहीं दिखाई, लोग आपको मोदी जी के नाम पे वोट दे देंगे, अगले 5 साल फिर गायब रहे, फिर आपको कितनी बार मोदी जी के नाम पर देंगे? ये तो नेताओं को सोचना है ना, सारा कंधा सब मोदी जी के भरोसे ही चलना है, आप कुछ नहीं करोगे तो आप किस बात के नेता हो? आप प्रधानमंत्री नहीं हो, एक सांसद हो, तो 10, 20, 15, 20, 25 लाख जो आपके क्षेत्र के हैं उनके लिए तो आप मोदी बन जाओ ना। इतना तो बीजेपी के नेताओं को करना चाहिए, उनके लिए आप मोदी बन जाओ, लेकिन आप वो भी नहीं करना चाहते, तो फिर आप किस बात के नेता हो? किस लिए आपको टिकट मिलनी चाहिए? ऐसे गलत लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया और उसका परिणाम भुगत रहे। बहरहाल 5 साल तो कम से कम है कि गलतियों को सुधारा जाए, लेकिन इस बीच में जैसे कि आपने आगाह भी किया कि एक नए नैरेटिव की नई वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। बहरहाल आप तो लगातार हम देख रहे हैं कि एक पक्ष के मजबूती के साथ खड़े हैं
इससे भिड़ने के लिए। और आपकी बुक निश्चित तौर पर अगर आप गहराई से और जानना समझना है इस गैंग को, तो ये बुक जो मेरे हाथों में है उसको मंगाइए और पढ़िए ज़रूर, कम से कम समझिए ज़रूर, और फिर तय करिए कि हमें किस पक्ष की ओर खड़ा होना है। सब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने Thank you so इतने much. अच्छे तरीके से तमाम सवालों को जवाब दिया। और अब प्रतीक्षा आपकी तीसरी बुक की है जी, जो आपने जरूर। कहा कि मीडिया के इन लोगों को आप एक्सपोज हाँ करेंगे। मतलब कुछ कुछ है, अब योजना कहाँ ईश्वर कहाँ ले जाता है नहीं पता, लेकिन हाँ योजना है कुछ कुछ करने की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।